कल हम लोगों ने स्टडी किया था स्टैटिस्टिक्स में, क्या देखा था कि किसी भी क्लास का मैथमेटिक्स का मार्क्स 10, 20, 36, 40, 50, 56 इस तरीके से था और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बताए गए थे। जब मान लीजिए क्लास में मैडम आती हैं और पूछती हैं कि कितने बच्चे हैं जो 0 मार्क्स पाए हैं। अब कोई नहीं पाया तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। कितने बच्चे जो 1 मार्क्स पाए, 2, 3, 4 ऐसे जाते जाते 100 तक पूछना पड़ा उनको, और फिर उसमें से रिज़ल्ट निकल करके आया। ठीक है, अब उन्होंने मान लो पूछ लिया कि अब देखा कि 10, तो एक ऐसे भी क्वेश्चन किया जा सकता है, एक इंटरवल बनाया जा सकता है। ठीक, एक इंटरवल बनाया जा सकता है। अब पूछ लो, मान लो उन्होंने पूछ लिया 0 से 10 कितने पाए हैं, तो किसी ने कहा कि 1। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा 10 से 20 कितने पाए। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो मतलब एक गैप बताया गया कि यहाँ से, या शुरू किया उन्होंने, मान लीजिए कहा मैं आपकी बुक की तरफ जाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा कि उनका एक एग्जाम्पल लिया, पूछा 10 to 25 कितने स्टूडेंट्स मार्क्स पाए हैं। अब ये क्या है, ये एक क्लास बना दिया कि अब एक एक मार्क्स पूछने से बेहतर तो ये है कि चलो ऐसे पूछ लेते हैं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो 10 to 25 पाए हैं। तो कितने ऐसे हैं 10 to 25 पाने वाले, तो यहाँ पर एक ये है और एक ये है, तो 2 हो गए। इनको क्या कहेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, इसको क्लास बोलते हैं, इंटरवल बोलते हैं, क्लास बोलते हैं, या इंटरवल बोलते हैं। इंटरवल का मतलब हुआ 10 से 20, एक गैप है बीच में, क्लास इंटरवल भी बोलते हैं इसको। 10 to 20 2 स्टूडेंट हैं, सॉरी 25। अब अगला उन्होंने पूछा कि 25 to 40। अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक 25 यहाँ है और 25 यहाँ भी है, तो अगर कोई बच्चा 25 मार्क्स पाया होगा तो कहाँ रखा जाएगा। अब अगला क्वेश्चन उनका क्या होगा, 40 to 55 कितने पाए हैं, फिर 55 to 70 कितने हैं, फिर 70 to 85, और अगला 85 to 100। ये इसलिए पूछा गया ना कि जब डेटा बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर एक इंटरवल बना लेते हैं। अभी यहाँ 15 का बनाए हैं, बहुत बड़ा डेटा हो गया तो 100 का भी बनाया जा सकता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो देखा गया 25 to, अब देखो कुछ तो करना पड़ेगा, क्या, यहाँ भी 25 और यहाँ भी 25 है, तो इसमें ये अजम्पशन ली गई है कि जो ये लोअर लिमिट है वो इंक्लूड होती है, अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती है। मतलब अब अभी समझ में आएगा, 10 to 25 यहाँ नहीं आ रहा। अब यहाँ से हम देखते हैं, अब ये 25 to 40 तो इस कैटेगरी में आ रहा है। ठीक, हमने कहा कि ले लेते हैं इसमें कितना, अभी बोलना नहीं है, गलत सही जो भी लिख रहे हैं, 25 to 40, लेकिन हमने देखा 40 यहाँ पर भी, तो एक एजम्पशन है। कौन सी एजम्पशन है कि लोअर लिमिट लेंगे, अपर लिमिट नहीं लेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 नहीं इंक्लूड होगा, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा। मतलब ये 40 वाला यहाँ पर आएगा, इसमें इस क्लास में इंक्लूड होगा, तो ये दोनों हो जाएंगे 7। ठीक, अब इसको 55 to कहाँ तक जाना है, 70, तो ये 2 रहेंगे 6। 70 वाला कहाँ आएगा, यहाँ इतने होंगे ना, 70 to 85 कितने हो जाएंगे, 4, 1, 5, 6। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं 85 to 100 कितने हो जाएंगे, 5, 1, 6, तो यहाँ पर हम लोग 6 लिख लेंगे। अब हम टोटल काउंट करें, देखें 3 to 5, 5 plus 7, 3 to 5, 5, 7, 12, 12, 6, 18, 18 और 12, 30। मतलब हमने सारे स्टूडेंट्स सही काउंट किए हैं। अब वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, मार्क से उसको देख लिया था, इंटू करके निकाल लिया था। अब यहाँ पर किस मार्क से निकालें, 10 से कि 25 से, क्या ठीक होगा, किसी उसकी मिडिल वैल्यू ले लेते हैं भाई। अब वही हमारे सामने ऑप्शन बच रहा है, तो मिडिल वैल्यू इसकी कैसे निकालेंगे,
बताओ इसकी बीच की वैल्यू कैसे आएगी? अपर लिमिट मतलब इसको क्लास बोलते हैं ना, क्लास इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो हमारी अपर लिमिट कितनी है यहाँ पर? 25 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 17.5। ये हो गया, तो ये हो जाएगा 17.5। इसी तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे 25 और 40, इसका कितना आ जाएगा? 32.5। अब तो कैलकुलेट हो जाएगा ना। इसमें कितना आ जाएगा? 47.62। देखो इसको ऐसे भी निकाला जा सकता है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 15। अगर मैं 15 मतलब ये ऐसे कैलकुलेट करने के लिए एग्ज़ाम में मत कर देना। दोनों के बीच का डिफरेंस है 15 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 7.5। लोअर लिमिट में जोड़ दो या अपर लिमिट से सब्सट्रैक्ट कर दो, तो ऐड करना ज़्यादा आसान है। तो 10 प्लस 7.5, 25 प्लस 7.5, 40 प्लस 7.5, दिस प्लस 7.5, ये क्या हो गया? 62.5। ये 77.5 और ये 92। ठीक है, ये देखिए हमारी जो टेंडेंसी यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी है। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? बीच में रहने की, एक हम सेंटर पॉइंट ढूंढ लेते हैं और वहाँ जाने का प्रयास करते हैं। जैसे कहा 10 to 25, तो मैं ये मानूंगा कि सारे बच्चे 10 मार्क्स वाले हैं, या मैं ये एज्यूम करूँ कि सारे बच्चे 25 वाले हैं। ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो हमने बीच का एक रास्ता निकाल लिया, तो ये जो बीच का है उसी को कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें स्टैटिस्टिक्स में सेंट्रल टेंडेंसी मतलब किसी भी सेंटर पॉइंट की तरफ हम बढ़ रहे होते हैं। अब क्या करेंगे? अब इससे इसको इंटू कर लेंगे। कितना होगा देख के बता दो। 35 हो गया, ये 97.5, ये 332.5, ये 375.0, 465, ये 555। सबका एडिशन लगा देंगे, जिसको कहेंगे सिग्मा। अच्छा ये तो लिखा नहीं हमने, ये क्या था हमारा? क्लास इंटरवल। ये क्या है? एफ फ्रीक्वेंसी। ये हमने क्या लिया? एक्स लिया। एक्स मतलब इसी पर ऑब्जर्वेशन हमारा है। ऑब्जर्वेशन होता तो इस पर है, लेकिन हमारी मिडिल वैल्यू जो है उससे हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए हमने उसको एक्स लिया है। बाकी जो हमारा रियल ऑब्जर्वेशन है वो क्या है? 10 to 25 से है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एफ आई, और इसको एक्स आई। आपकी बुक में ऐसा लिखा गया, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। और अब ये क्या हो? दिस इंटू दिस मतलब क्या हुआ? एफ आई इंटू एक्स आई, ये हो गया। अब हम जब इस सभी को ऐड करेंगे तो ये क्या कहलाए? ये किसका समेसन है? एफ आई का, तो दैट इज कॉल्ड सिग्मा एफ आई। और ये किसका समेसन है? तो सिग्मा एफ आई एक्स आई। क्या बताओ एडिशन कितना हो जाएगा? अब एडिशन 1860। अब इसको क्या करेंगे? इसका हम उसी तरीके से एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। वही मीन है, मीन और एवरेज एक ही चीज़ तो है। तो हमने कहा 1860 डिवाइडेड बाई, फार्मूला याद है ना, दिस डिवाइडेड बाई दिस। अगर मुझे मीन निकालना हुआ दिस डिवाइडेड बाई दिस, फार्मूले में लिख लेना, डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू 62। यहाँ पर जो हमने एवरेज निकाला था तो कितना था? बुक में देख के बताना ज़रा। 59.3 है, ये एवरेज है। और यहाँ पर एवरेज कितना हुआ? 62 हुआ। मैंने लिखा इसको इसीलिए है कि दोनों में देखो डिफरेंस आ रहा है। अब डिफरेंस आ रहा तो दोनों तो सही हो नहीं सकता है।
अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है, एवरेज में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, लेकिन जितना हम एक्यूरेट, जितना एकदम एग्जैक्ट वैल्यू के पास जाते जाएंगे उतना ज़्यादा एक्यूरेसी आती जाती है इसमें। अब हमने एक क्लास इंटरवल बना लिया। अब क्या 17.5 17.5 ही एक्यूरेट वैल्यू है? नहीं ना, ये तो अप्रॉक्सीमेट मिडिल वैल्यू ली गई है, इसीलिए देखिए दोनों में डिफरेंस है, बट ये वाली ज़्यादा सही है और ये वाली कम। अब ये है कि जब बहुत ह्यूज डेटा हो जाता है, तो जब ह्यूज डेटा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर इससे कैलकुलेट करते हैं। मतलब स्टैटिस्टिक्स में जो आता है ऐसा नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट कोई वैल्यू निकल करके आती है, वो हम एक किसी भी चीज़ के सराउंडिंग्स निकालते हैं। डेटा मेरे पास दोनों एक ही है, मैंने इसीलिए दोनों में सेम डेटा, और आपकी बुक में भी सेम डेटा यूज किया गया है, लेकिन हमने इस मेथड से निकाला तो इतनी वैल्यू निकल करके आ रही है, और जब इसी को क्लास इंटरवल में डाल दिया तो कितनी वैल्यू निकल रही है, डिफरेंस आ रहा दोनों में। तो एक्यूरेट इसको नहीं मान सकते हैं, मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू ये है, क्योंकि यहाँ पर हम एक एक मार्क्स को लेकर के गए और यहाँ पर हम एक इंटरवल लिए हैं और फिर उसकी मिडिल वैल्यू लिए हैं। क्लियर है या डाउट है? ठीक, अब हम इसको एक और तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलें आगे बढ़ें। इसको इतना ऐसे रहने देते हैं। ये मेथड हमने यहाँ तक वैल्यू इसी में कैलकुलेट रहने दिया, पूरा फिगर लिखने के बाद में ज़रूरत नहीं। यहाँ पर हम कोई एक मीन ले लेते हैं, एक मीन वैल्यू लेते हैं और उससे इसका डिफरेंस निकालते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं, इस मेथड से कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम मिडिल वैल्यू लें तो ज़्यादा ठीक पड़ता है, तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाती है। मान लीजिए मिडिल वैल्यू हमने ये ले लिया या ले लिया, लेने को तो इसको भी ले सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सही आएगा, रिजल्ट तो सही आना होता है, मतलब रिजल्ट सेम आना होता है चाहे जो वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पर 47.5 ले लिया और फिर इसका डेविएशन निकाला। डेविएशन मतलब डिफरेंस, D इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, xi माइनस a। ए क्या है, एक हमने कोई पर वैल्यू को एज्यूम किया है कि ये हो सकता हमारी मीन वैल्यू हो, कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। हमने मान लिया कि ये वाली वैल्यू हम मीन लेते हैं, ठीक, छोड़ो बुक में यही ली गई तो मैं दूसरी की ही ले लेता हूँ, चेक भी हो जाएगा। अब ये है कि कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हमने ये वैल्यू ले लिया, ठीक, ये वैल्यू लिया हमने। अब हम कह रहे हैं 17.5 माइनस 62.5 कितना हो जाएगा, फटाफट बताइए। (17.5 माइनस 62.5 कितना होगा? अरे ऐसे लिख लो ना, ऐसे लिख लो, यहाँ बाहर आकर के 62.5 माइनस 17.5 तो ये 0 हो गया, और इसमें 5 45 माइनस 45 सही या गलत? ठीक, हाँ, अरे भाई इसमें से xi माइनस a कर रहे हैं ना, और a हमने जो लिया है a इज इक्वल टू कितना है, 62.5 है ना। अब यहाँ पर आएंगे, अगर मैं इसमें से इस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करूँगा तो कितना आएगा, -30 आना चाहिए शायद, सही। अब इसमें से इस वैल्यू को माइनस करूँगा तो कितना आएगा, फटाफट बताओ। 15 आना चाहिए। इसमें से ही इस वैल्यू को माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 0। इसमें से इसको माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 15। और इस अगली वैल्यू को इसमें से माइनस, इसमें से इसको माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 30, ठीक है। अब इसको इंटू करते हैं 2 से, ठीक है, इसको इससे इंटू करते हैं, ये निकले FI DI ना, यही तो है, इसको DI बना दो। दिस इंटू दिस -90 हुआ, दिस इंटू दिस ये भी -90, ये
ठीक है, ये 0, 90, ये 180, ठीक। अब ऐड करना है हमको, ठीक है, ऐड करना है। इस दोनों का एडिशन इसको ख़त्म कर देगा। समझ, एक मिनट देखो, ऐसे कैलकुलेट करते हैं आराम से। ये दोनों 90 90 कितना हो गया 180, ये माइनस और ये प्लस ख़त्म हो गया। बहुत आसान सी चीज़ है। अब इसमें और इसमें देखना है तो -105 और +90 तो कितना हुआ -15, ठीक है। अब इसके आगे सिग्मा लगा के ही वैल्यू यहाँ लिख दो। ये क्या है, सिग्मा FI DI इज इक्वल टू -15, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, A में इसको ऐड करते हैं। किसको ऐड करते हैं, सिग्मा FI DI अपान सिग्मा FI। तो अगर मैं इसको निकालूं तो A कितना हमने लिया 62.5 प्लस इसको -15 अपान 30। अब ये क्या हो जाएगा अगले 62.5 - 5.5 इज इक्वल टू 62। आ गया आंसर, यही आ रहा होगा। इन्होंने 47.5 लिया था, हमने 62.5 ले लिया, दोनों में सेम वैल्यू आ रही है। इसे क्या बोलते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। अज्यूम्ड मीन से क्या करते हैं, डेविएशन निकालते हैं। मतलब समझिए अज्यूम्ड मीन में क्या लिया, हमने कहा कि ये हमने मान लिया कि ही मीन है, ठीक। अब उससे कैलकुलेशन चालू किया कि अगर ये है तो इन सभी वैल्यू से हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ठीक है। माइनस करते करते मैंने देखा कि ये डिफरेंस आ रहा है, 0 आ जाना चाहिए। अगर एग्जैक्ट वैल्यू होती, अगर ये 62 लिया होता हमने, अगर मैंने यहाँ पर अज्यूम्ड मीन 62 लिया होता तो इसका एडिशन 0 आता। करके चेक कर लेना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ। अगर अब कैसे लेंगे 62, ये क्वेश्चन मन में नहीं आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने मीन लिया और प्रोबेबिलिटी पढ़ाई है, वही वैल्यू मीन ले लिया जो निकलनी चाहिए थी, तो इसकी ये कहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, डिफरेंस 0 होगा। अब हमने ज़्यादा ले लिया था, देखो डिफरेंस माइनस में आया। अपनी बुक में देखो उसने 47.5 लिया है, ठीक है, तो उसका एडिशन कितना आया है। एक मिनट रुको, बताना नहीं है, मैं बता रहा हूँ कैसे आएगा। मतलब ये समझने की बात है, कहीं लिखना नहीं, या कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में करने के लिए ज़रूरी है। अब मैं मतलब बुक से हट रहा हूँ, जिसको बुक तक का समझना है वो समझे, जिसको मतलब बुक से ज़्यादा का समझना है मैं उसके लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने कहा कि इसने लिया, अब मेरे पास ये आंसर उपलब्ध है कि इसका मीन जो है 62 है, ठीक है। मतलब बुक के अलावा हम कर रहे हैं। अब जिसको नहीं करना है वो यहीं से बंद कर दे वीडियो देखना। तो मैंने कहा 62 होना चाहिए और उसने लिया कितना है 37.5, तो 62 माइनस 47.5 कितना आ रहा बताओ। 5, 11 माइनस 4 और ये 1, 14.5। 14.5 अगर मैं इसमें ऐड करूँगा तो जाकर के 62.5 बनेगा, 62 बनेगा, ठीक है। अब देखो तो ये कैसे आएगा, दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो मुझे ये पता 14.5 इंटू 30 कर देते हैं, निकल आएगी वैल्यू 30, ये पॉइंट लग गया। 435 आ रहा होगा, चेक कर लेना। यही आ रहा है ना आपका, ये सिग्मा FIDI, देखो बुक में यही आ रहा ना, हैं। तो ऐसे हो तो भाई इनको जो ऐड करना, इनको जो डिवाइड करना था हमने इंटू करके निकाल लिया।
अगर कभी किसी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि ऐसे ऐसे है तो उसका सिग्मा FIDI क्या होगा, तो हम फार्मूले से भी जा सकते हैं। और अगर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जहाँ पर हमको कैलकुलेशन नहीं दिखानी, तो हमने सोचा अच्छा ये डिवाइड करके आया, तो हमने इनटू कर लिया और वैल्यू सीधे सीधे निकल आई। लेकिन साट्रिक लगती तभी है जब हमें आता हो कुछ नहीं, साट्रिक रटने से साट्रिक नहीं लगती है, मेथड तभी अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो फिर इतने पे